कल्पना कीजिए कि आप सब कुछ मतलब पूरी तरह से सही कर रहे हैं। जो कि असल जिंदगी में बहुत कम होता है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए आपने हफ्तों तक रिसर्च की है, सारे डेटा पॉइंट्स मिलाए हैं और वैज्ञानिक रूप से आपका निर्णय बिल्कुल सटीक है। भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक ठोस पूर्वानुमानित परिणाम मिलता है। एक पुल बनाते समय अगर आपका गणित सही है तो पुल टिकेगा, और अगर गणित गलत है तो वो गिर जाएगा। ये बहुत सीधा हिसाब है। एकदम सही। लेकिन क्या हो अगर आप ये सारी मेहनत करें, एकदम सही विश्लेषण करें और फिर भी परिणाम पूरी तरह से आपके खिलाफ चला जाए? भौतिकी में ये असंभव है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में इसे हम बस एक आम मंगलवार कहते हैं। हाँ, ट्रेडिंग में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। बिल्कुल। तो आज हम विचारों के इसी टकराव का विश्लेषण कर रहे हैं। हम मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के अध्याय 3 थिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस विवादित हिस्से पर चर्चा करेंगे जो हर ट्रेडर की रातों की नींद उड़ा सकता है। मैं ये तर्क रखूंगी कि ट्रेडिंग की मूल समस्या और समाधान पूरी तरह से मानसिक है और मार्केट एनालिसिस के पीछे भागना केवल दर्द से बचने का बहाना है। और मेरा मानना है कि यथार्थवादी मार्केट एनालिसिस को मानसिक भ्रम मानना गलत है। डगलस का ये कहना कि हार का दोष मार्केट पर मढ़ना असफलता की जड़ है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं कि बेहतर एनालिसिस सिर्फ एक झूठा विश्वास है। ये एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, यहीं हम दोनों अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। मैं कहूंगी कि सफलता का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि मुनाफा हो या नुकसान, सब कुछ आपकी अपनी व्याख्या और निर्णय का परिणाम है। मैं जिम्मेदारी लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेटा बेकार है। डेटा बेकार नहीं है, लेकिन मानसिकता पहले आती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं एक बिल्कुल नए व्यावहारिक उदाहरण के साथ। मान लीजिए आपको एक बहुत ज़रूरी फ्लाइट पकड़नी है। आप घर से देर से निकलते हैं, रास्ते में भयंकर ट्रैफिक मिलता है और आपकी फ्लाइट छूट जाती है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, अब आप एयरपोर्ट पर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, बारिश या अपने टैक्सी ड्राइवर को गालियां दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही थी। जो कि एक बहुत ही प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है ना। जब हम निराश होते हैं तो हम अक्सर बाहरी कारणों को ही खोजते हैं। पर क्या ये प्रतिक्रिया आपको अगली बार फ्लाइट पकड़ने में मदद करेगी? मतलब जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि असल समस्या वो ट्रैफिक नहीं था, बल्कि आपका घर से 1 घंटे की देरी से निकलना था, तब तक आप भविष्य में भी अपनी फ्लाइट्स मिस करते रहेंगे। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है ये समझना कि परिणाम आपके अपने एक्शंस का हिस्सा हैं। ठीक है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अपनी गलती मानना जरूरी है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेड में नुकसान उठाता है तो वो अक्सर ग्लोबल न्यूज़, किसी सीईओ के ट्वीट या मार्केट मैनिपुलेशन को दोष देता है। वो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसने गलत समय पर एंट्री ली थी। नतीजा ये होता है कि वो मार्केट को एक दुश्मन मान लेता है। लेकिन मार्केट को दुश्मन मानना और एनालाइज करने में फर्क है। एक सेकंड, मैं बस ये पूरा कर लूं। जैसे ही आप मार्केट को अपना विरोधी मानते हैं, आपका दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है। आप उन अनगिनत अवसरों को देखने से पूरी तरह अंधे हो जाते हैं जो मार्केट आपको हर पल दे रहा है। आपका पूरा फोकस सिर्फ खुद को सही साबित करने पर टिक जाता है। देखिए, फ्लाइट वाले उदाहरण में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें अपनी देरी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में मार्केट या परिस्थितियों को दोष देना और मार्केट एनालिसिस को झूठा विश्वास कहना, ये दोनों बहुत बहुत अलग बातें हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो श्रोता दिन में 10 घंटे चार्ट्स का अध्ययन करते हैं, उन्हें यह सुनना बहुत अजीब लगेगा कि उनकी मेहनत सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। चलिए इसे और स्पष्ट करने के लिए एक नाविक के नजरिए से समझते हैं। एक कुशल नाविक समुद्र में उतरने से पहले ये अच्छी तरह जानता है कि वो लहरों की ऊंचाई या हवा की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता। सही बात है, वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल, अगर उसकी नाव पलटती है तो वो जानता है कि उस मौसम में समुद्र में जाने का निर्णय उसका अपना था। वो 100% जिम्मेदारी लेता है। लेकिन क्या इस जिम्मेदारी का ये मतलब है कि वो मौसम विभाग के रडार या अपने दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल करना छोड़ दे? डगलस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप उपकरण फेंक दें। पर उनका तर्क उसी दिशा में इशारा करता है। क्या वो नाविक ये कहेगा कि चूंकि मैं हर बात की जिम्मेदारी लेता हूं, इसलिए मुझे तूफान के पूर्वानुमान की कोई जरूरत नहीं है? ट्रेडिंग में वे उपकरण ही मार्केट एनालिसिस हैं।
MACD, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये सभी उस नाविक के कंपास की तरह हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि डगलस का ये कहना कि केवल बेहतर मार्केट एनालिसिस से समस्या हल हो जाएगी, ये एक झूठा विश्वास है। ये वास्तविकता से मुंह मोड़ना है। बिना सटीक विश्लेषण के आपकी वो आंतरिक शांति आपको बाजार में दिवालिया होने से नहीं बचा पाएगी। एनालिसिस सर्वाइवल का टूल है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एनालिसिस के अस्तित्व और उसके इस्तेमाल के पीछे की मंशा के बीच भ्रमित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही और ना ही डगलस कह रहे हैं कि चार्ट देखना बंद कर दीजिए। वो इंसान के दिमाग की उस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग पर चोट कर रहे हैं जो पैसे के दांव पर लगने पर सक्रिय हो जाती है। आप भावनाओं के हावी होने की बात कर रही हैं। हाँ, जब एक ट्रेडर पैसा लगाता है और ट्रेड उसके खिलाफ जाता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, उसे एक शारीरिक खतरे के रूप में दर्ज करता है। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है। ये हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। अब इस दर्दनाक स्थिति से बचने के लिए ट्रेडर क्या करता है? वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट रणनीति के अनुसार उस ट्रेड से बाहर निकल जाता है। एक प्रोफेशनल तो यही करता है। एक प्रोफेशनल ऐसा करता है, सही कहा, लेकिन हम उन 90% ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। वे बाहर नहीं निकलते। वे उस दर्द, उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए, जहां उन्हें ये मानना पड़े कि वे गलत थे, और ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। मतलब वे अपनी गलती छिपाने के लिए डेटा का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। वे 15 मिनट के चार्ट को छोड़कर 1 घंटे का चार्ट खोलने लगते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कोई नया इंडिकेटर उन्हें बता दे कि मार्केट पलटने वाला है। ये एनालिसिस नहीं है, ये मार्केट से बदला लेने या अपने ईगो को संतुष्ट करने का एक अचेतन प्रयास है। आप जिस स्थिति का वर्णन कर रही हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत ही अनहेल्दी साइकोलॉजी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कई ट्रेडर्स एनालिसिस का इस्तेमाल अपने ईगो को बचाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या हर बार नुकसान से बचने का प्रयास या जोखिम का आकलन करना मानसिक संघर्ष है? चलिए इसे समझने के लिए एक नया उदाहरण लेते हैं। एक सिविल इंजीनियर की कल्पना कीजिए जो एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बना रहा है। वो इंजीनियर मिट्टी की बनावट की जांच करता है, सीस्मिक डेटा का गहराई से अध्ययन करता है ताकि भूकंप आने पर बिल्डिंग ना गिरे। बिल्कुल, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि नुकसान से बच सके। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो इंजीनियर धरती से बदला ले रहा है? क्या वो टेक्टोनिक प्लेट्स को अपना दुश्मन मान रहा है? नहीं, वो पूरी तरह तार्किक है। वही तो, वो ठंडे दिमाग से वास्तविकता का सामना कर रहा है। ठीक उसी तरह जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता है, हिस्टोरिकल डेटा का परीक्षण करता है, तो वो मार्केट को खतरा मानकर डर नहीं रहा है। वो बस अपनी पूंजी की सुरक्षा कर रहा है। आपका भूकंप वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू पर पूरी तरह फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? ये भी तो जोखिम प्रबंधन ही है। क्योंकि इंजीनियर इमारत बनाता है और घर चला जाता है। उसे हर सेकंड धरती के हिलने का लाइव चार्ट नहीं देखना पड़ता। ट्रेडिंग में ट्रेडर उस इमारत के अंदर बैठा है और हर सेकंड इमारत हिल रही है। हाँ, ये तो सच में बहुत डरावना दृश्य है ना? मेरा पॉइंट ये है कि अगर उस इंजीनियर को अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग पर, अपने ही डेटा पर भरोसा नहीं है और वो हर हल्के से कंपन पर घबराकर खिड़की से कूदने की सोचने लगता है, तो उसका सारा सीस्मिक डेटा बेकार है। यानी आप कह रही हैं कि डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा पर भरोसा है। मैं कह रही हूं कि अगर आपकी मानसिक नींव ही गलत है, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स का भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए इसे एक और व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं, एक फोटोग्राफर के नजरिए से। ठीक है, बताइए। हाथ किसी गहरे डर या तनाव के कारण बुरी तरह कांप रहे हैं, तो वो तस्वीर कैसी आएगी? तस्वीर तो हमेशा धुंधली ही आएगी, ये तो स्पष्ट है। बिल्कुल। समस्या लेंस या सेंसर में नहीं है, समस्या उन कांपते हाथों में है। ट्रेडिंग में अगर आप अवचेतन रूप से ये मानते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ है या आप पैसे खोने के विचार से ही डरे हुए हैं, तो आप दुनिया की सबसे सटीक एनालिसिस तकनीक भी सीख लें, आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। मतलब झिझक आ जाएगी। हाँ, आप सही समय पर एंट्री लेने में झिझकेंगे या थोड़ा सा मुनाफा देखते ही घबराहट में ट्रेड काट देंगे। इसलिए डगलस कहते हैं कि मैं थोड़ा और एनालिसिस सीख लूंगा तो मेरी सफलता पक्की हो जाएगी। ये एक मानसिक भ्रम है। कैमरा आपके कांपते हाथों का इलाज नहीं कर सकता।
देखिए, कैमरे और कांपते हाथों का तर्क बहुत मजबूती से ये स्पष्ट करता है कि डर कैसे हमारे तकनीकी कौशल को नष्ट कर देता है। अगर हाथ स्थिर नहीं है तो कैमरा किसी काम का नहीं, ये बात मैं भी मानता हूं। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद इस स्थिति के दूसरे पहलू में है। मान लीजिए फोटोग्राफर के हाथ बिल्कुल स्थिर हैं, उसने अपना सारा डर निकाल दिया है, वो पूरी तरह शांत और एकाग्र है। लेकिन अगर उसके हाथ में एक सस्ता टूटा हुआ खिलौना कैमरा थमा दिया जाए तो क्या वो एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ तस्वीर खींच पाएगा? जाहिर है उपकरण की एक अपनी सीमा होती है। यही मेरा मुख्य तर्क है। डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत ही दार्शनिक लगता है। क्योंकि यह सच है। में क्या मतलब होता है? जब आप एक ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठे होते हैं तो ये तय करना कि कहाँ एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है, ये सब शून्य में बैठकर नहीं होता है। ये निर्णय आपकी रणनीति पर आधारित होते हैं, जिसे आपने पहले से तय किया है। और वो रणनीति कहाँ से आती है? वो रणनीति मार्केट के व्यवहार के तकनीकी ज्ञान और एनालिसिस से ही तो आती है। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मार्केट का ऐतिहासिक व्यवहार क्या रहा है, तो मेरे निर्णय केवल एक अंधा जुआ होंगे। अपने एक्शंस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में एक ठोस विश्लेषणात्मक ढांचा अनिवार्य है। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एनालिसिस उस रणनीति का आधार है जिस पर ट्रेडर काम करता है। लेकिन यहाँ हमें कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को समझना होगा। ठीक है, समझाइए। दिक्कत ये नहीं है कि ट्रेडर रणनीति बनाने के लिए एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि वे एनालिसिस का उपयोग ये पूर्वानुमान लगाने के लिए कर रहे हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा। वे एनालिसिस को एक भविष्यवाणी का टूल मान लेते हैं। और भविष्यवाणी करना खतरनाक है क्योंकि मार्केट अप्रत्याशित है। एकदम सही। जब आप मार्केट के अगले कदम की भविष्यवाणी करने के लिए अपने एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में ही मार्केट से एक उम्मीद लगा बैठते हैं। आपने एनालिसिस किया कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अब अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो ये सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं रहता, वो आपके ईगो पर हमला बन जाता है। हाँ, वो आपकी बुद्धि पर सीधा हमला बन जाता है। डगलस यही समझा रहे हैं कि जब आप परिणाम की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप मार्केट से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं। आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आपका एनालिसिस सही था। आप केवल उस जानकारी की व्याख्या करते हैं जो मार्केट आपको उस पल दे रहा है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि सही होने की जिद किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जाए और ये जिद पकड़ ले कि मरीज की एनाटॉमी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसने किताब में पढ़ी थी, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, उससे उसी पल जो सामने है उसके अनुसार खुद को ढालना होता है। हाँ, अगर कुछ अलग मिले तो वो किताब को या मरीज को दोष नहीं दे सकता। उस हद तक मैं आपकी और डगलस की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि लचीलापन और ईगो को किनारे रखना बेहद जरूरी है। ठीक कहा, और इसीलिए जिम्मेदारी का सिद्धांत इतना शक्तिशाली है। ये आपको उस अखाड़े से बाहर निकालकर एक ऑब्जर्वर बना देता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि उसी सर्जन वाले उदाहरण में सर्जन का लचीलापन तभी काम आता है जब उसने सालों तक मेडिकल साइंस का कठोर विश्लेषण किया हो। एमआरआई या एक्सरे को वो झूठा विश्वास नहीं कहता, वो उन्हें नक्शे की तरह इस्तेमाल करता है। वो एक बहुत ही सटीक तुलना है। ट्रेडिंग भी अलग नहीं है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आपके हाथ कांपने से रोकती है। लेकिन मार्केट एनालिसिस आपको वो नक्शा देता है, वो संभावनाओं का ढांचा देता है जहां आप उस मानसिक मजबूती का असल उपयोग कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व निष्कर्ष है। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा ने हमें डगलस के विचारों की गहराई तक पहुंचने में सचमुच मदद की है। हाँ, हमने बहुत से पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे मानसिक स्पष्टता और बिना शर्त जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना कोई भी तकनीकी ज्ञान ट्रेडर को उसके अपने डर से नहीं बचा सकता। सफलता की पहली शर्त यही है कि हम अपनी असफलताओं के लिए बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करें। और साथ ही हमने ये भी स्थापित किया कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यवस्थित प्रक्रिया को नकार दें जो हमें बाजार के जोखिमों से बचाती है।
हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मार्केट से बदला लेने की भावना एक ट्रेडर के पतन का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है। क्या ट्रेडिंग के इस अनिश्चित महासागर में सफलता केवल भीतर के तूफानों को शांत करने से मिलती है, या बाहरी तूफानों का सटीक अध्ययन करने से, या शायद ये इन दोनों के बीच एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे साधना ही सबसे बड़ी कला है। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत सामग्री में डगलस का अगला तार्किक कदम इसी मानसिक दृष्टिकोण को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से समझना है। हाँ, जो ये बताता है कि इस विषय पर अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है, और इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई बाहरी सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आपका अपना मन है। सवाल बस ये है कि क्या वो मन डेटा की रोशनी में सही दिशा में देख रहा है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विचारों का ये विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा।